नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण पुष्प का अध्याय पहला, जिसे हम इसके तीसरे भाग में हम पूरा करेंगे। तो देखते हैं कि इसके आगे हमने व्याकरण का शेष अंश बाकी है, जो कि इस भाग में पूरा करते हैं। व्याकरण क्या होता है? यानी कि भाषा का एक व्यवस्थित रूप है। व्याकरण वह शास्त्र है, वह हथियार है जिससे हम किसी भी चीज को शुद्ध रूप दे सकते हैं या शुद्ध रूप का प्रयोग करने का ज्ञान हमें होता है। यानी कि भाषा क्या है? एक व्यवस्था है। भाषा तो व्यवस्था है, लेकिन व्याकरण उस व्यवस्था को एक सेट करती है, उसका विश्लेषण करती है, संकलन करती है और सही अंजाम तक ले जाती है। इसलिए भाषा के कुछ नियम होते हैं जो उसे स्थायित्व प्रदान करते हैं। भाषा को जो नियम होता है एक जगह रहने का, उसको भाषा के नियम सभी स्तर ध्वनि, वर्ण, शब्द, उपवाक्य, वाक्य से संबंधित होते हैं और हमें बताते हैं कि किसी ध्वनि या शब्द का उच्चारण ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है और कौन सा शुद्ध है। ये सब चीजें हमें बताई जाती है। किसके? व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण भाषा के नियम तो नहीं बनाता, पर क्या करता है? वो उस भाषा के नियम का संकलन और विश्लेषण करता है। मतलब नियम तो ऑलरेडी बने होते हैं जो कि हमारी सुविधा और व्यवस्था या प्रयोग में लेकर हम उसको देख लेते हैं, लेकिन उसको सिस्टमैटिक ढंग से फॉलो करने का कार्य व्याकरण ही करता है, यानी उसका संकलन और विश्लेषण करता है। जैसे समाज के जो शिष्ट लोग हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, वो जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, व्याकरणिक उसी के आधार को मानकर भाषा के नियम का निर्धारण कर लेता है और उन्हीं नियमों को बनाए रखने के लिए व्याकरण एक रचना तैयार करता है। आ रहा है समझ में? यानी जो नियम बन जाते हैं उसको कंटिन्यू रखने के लिए, फॉलो बनाए रखने के लिए वो हेल्प करता है। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन भी हो जाता है। अगर कुछ शब्द या वर्तनी या फिर किसी भी वर्ण या वाक्य को ले ले या उसकी मात्रा या लिपि को ले ले, तो कोई ना कोई परिवर्तन होता ही रहता है और उसी के अनुसार व्याकरण के नियम भी बदल जाते हैं और इस नियमों से भाषा में एक स्थिरता लानी पड़ती है। तो वही मानकता कहलाती है। यानी किसी को भेद ना हो, किसी को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये डिसाइड करने के लिए एक मानकता, उसको मानकता कहेंगे, डिसीजन लेना। तो वही जो भाषा को परिनिष्ठित बनाता है, शुद्ध और प्योर बनाता है, ठीक है, तो उसकी वो हेल्प करता है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा व्याकरण का वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? यानी हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिससे हम सही गलत सब चीज़ों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। जो बोल रहे हैं उसका फॉर्मेट और फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, सेंटेंस बनाने में कौन से शुद्ध वर्ड होंगे, शब्दों का ज्ञान, हर कुछ जान सकते हैं। तो उन्हीं को हम शुरू से छोटे रूप से बड़े रूप में देखते हैं, तो वही उसके अंग बन जाते हैं। जैसे शरीर की बॉडी के विभिन्न पार्ट होते हैं, वैसे ही व्याकरण के अलग अलग अंग है। तो वो अंग कौन से हो सकते हैं? सबसे छोटा, व्याकरणिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। तो वो हो जाएगा व्याकरण का अंग वर्ण विचार के नाम से, ठीक है, जिसमें हम वर्ण के बारे में जानते हैं, वर्ण की रचना के बारे में जानते हैं, उन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, क्रम कैसे होता है, वर्णमाला देख सकते हैं, उसका वर्गीकरण देख सकते हैं। ये सभी वर्ण से संबंधित जो ज्ञान होता है, ध्वनि से संबंधित जो ज्ञान होता है, वो वर्ण विचार में आ जाता है। वहीं दूसरा व्याकरण के अंग में दूसरा पॉइंट क्या है? शब्द विचार। अब वर्णों से शब्द बनता है। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसकी रचना कब हुई, उसका उच्चारण कैसे करेंगे, कितने भागों में बांटा जाएगा, कितने प्रकार का होगा, ये सभी चीजें शब्द हो जाती हैं। फिर आता है वाक्य विचार, यानी शब्द से ही वाक्य बनता है। तो वाक्य विचार में हम कहेंगे कि वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, कितने वर्गों में बांटा गया है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये सभी कुछ वाक्य विचार में आ जाता है। तो कहने का अर्थ कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब बात करेंगे साहित्य। साहित्य जैसे हमने बोली पढ़ते समय भी देखा था, साहित्य क्या है? जिसमें हम
कोई एक उचित और उपयोगी बात को लिख लेते हैं, जिससे कई लोगों को ज्ञान हो, कई लोगों तक ये मैसेज आए, समझ हो, वो उससे कुछ सीख सके, उसकी उपयोगी बन सके। तो किसी भाषा में संचित उपयोगी ज्ञान को साहित्य कहते हैं। वो ज्ञान जो उस एक भाषा में लिपिबद्ध किया जाएगा तो वो संचित होगा, मतलब वो उसमें मौजूद होगा, उसी लैंग्वेज में प्राप्त किया जा सकता है, वही क्या है, साहित्य है। यह साहित्य प्राय शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण सम्मत भाषा में लिखा होता है। ये जब साहित्य ऐसे नहीं है कि हमें अगर मात्राएं बनानी नहीं आती, वाक्य बनाने नहीं आते तो हम आए जैसे लिखें, नहीं, इसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। यानी जब भी आप लिखो वो शुद्ध रूप में लिखो, परिनिष्ठित रूप में लिखो, व्याकरण सम्मत रूप से उसमें व्याकरण के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उसका लेखन करूँ, है ना। तो वही साहित्य जिसमें इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। अब साहित्य के रूप कितना है, साहित्य को समझ गए, जो कि संचित उपयोगी ज्ञान को कहते हैं। वह ज्ञान जो स्टोर किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। अब इसको गद्य रूप में भी कर सकते हैं और पद्य रूप में भी कर सकते हैं। गद्य रूप वह रूप है, यानी गद्य साहित्य, जिसमें साधारण नॉर्मल सरल भाषा, सरल वाक्य का प्रयोग करके एक साहित्य की रचना कर सकते हैं, वह होगा गद्य रूप, यानी गद्य साहित्य, जिसमें हमें जरूरी नहीं है कि लय, ताल, तुकबंदी, छंद, अलंकार इन सब का ध्यान रखो, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सीधी सरल भाषा में अपने विचारों और भावों को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। गद्य साहित्य की रचनाओं की जो विधा है, जैसे कि आप उसमें निबंध भी लिख सकते हो, कहानी हो सकती है, उपन्यास हो सकता है, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, इस प्रकार से ये विभिन्न विधाएं हैं, ये इसके प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे लेखक या रचनाकारों के नाम हम देख सकते हैं जो कि गद्य साहित्य में आए। वो कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रेमचंद हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, राहुल सांस्कृत्यायन आदि ऐसे हिंदी के प्रमुख गद्य साहित्यकार हैं। यानी उन्होंने इस तरह की विधाओं को लिखा है, इसलिए उनको गद्य साहित्यकार कहा है। इनमें प्रेमचंद जी का जो नाम आपने देखा है, वो इस पूरी कहानी के राजा है, यानी वो कथा सम्राट कहलाते हैं। कौन? प्रेमचंद जी। अब हम देख रहे हैं साहित्य कौन सा? पद्य साहित्य, जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है लय ताल का, तुकबंदी का, यानी जो पंक्तियां हम बनाते हैं उसके लास्ट की वर्ड में मात्राएं सही हो, छंद सही हो, अलंकारों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमने आपकी फर्स्ट की किताब वसंत, या जो भी आपने फर्स्ट की किताब पढ़ी है, उसमें जब कविताएं पढ़ते हो उसके अंदर जो पंक्तियां होती है उसमें हम अलंकारों का भी प्रयोग निकालते हैं, किया हुआ होता है ना, वो देखते हैं कि कौन सा अलंकार हुआ, उसके पीछे की वर्ड को देखकर देखते हैं कि उसमें तुकबंदी कौन सी आई है, गा कर देखते हैं कि लय ताल हुआ कि नहीं हुआ। ये सभी चीजें ध्यान में रखकर साहित्य रचना की जाती है, और वो साहित्य रचना पद्य साहित्य कहलाती है। ठीक है, तो पद्य का सीधा सरल अर्थ क्या है? कविता। क्या है? कविता कह सकते हैं हम। ओके, तो इस प्रकार कविता में जो साहित्य लिखा जाता है उसे पद्य साहित्य कहा गया है। या तो कविता कह दो या पद्य कह दो। एक और नाम है, वो है काव्य साहित्य। क्लियर? तो इसमें से कोई भी नाम आए आपको ध्यान में रहना चाहिए मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। ओके, तो इसके भी अनेक रूप देखे गए, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, नाट्य काव्य, स्फुट कविता, मुक्त कविता, ये भी इनके प्रकार बताए हैं। अब कुछ रचनाकार साहित्यकार के नाम देखो जिन्होंने कविता के रूप में काम किया, यानी जिन्होंने कई कविताएं लिखी, काव्य साहित्य लिखा, वो है कबीरदास जी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रहीमदास, रसखान, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, याद आ रहा है आपको? महादेवी वर्मा, सोहन लाल द्विवेदी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेर जी, भवानी प्रसाद मिश्र आदि हिंदी के कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकार हैं। इनको हम पद्य की रचना करने वाले हैं, इसलिए हम इनको कवि कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर में हमने जो सीखा है उसको हम सार रूप में यहाँ देख सकते हैं कि भाषा क्या है? भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक जरिया है, एक साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, और कौशल इसके चार हैं,
उसको भी हम पढ़ चुके हैं। और क्या कहा है कि संविधान के रूप में भारत की कोई भी राजभाषा अभी तक राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं है, लेकिन हिंदी जो कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त की जाती है वो है राजभाषा को। और संपर्क भाषा जो कि हिंदी को अगर हम देखेंगे तो उसका कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ताकि वो क्या है, हिंदी साहित्य या विश्व साहित्य में संपर्क जोड़ने का कार्य करेगी। और भारतीय संविधान में कितनी 22 भाषाएं ऐसी हैं जो मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। और हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर। मानक भाषा क्या है? भाषा का बदला हुआ नया परिनिष्ठित रूप क्या है? मानक भाषा है। और मानक वर्तनी क्या है? भाषा की एक रूपता के लिए निर्धारित किया गया वर्णों और शब्दों का, जो वर्ण बने हैं, जो शब्द बने हैं, सही रूप में उसका एक फिक्स्ड नाम, एक फिक्स्ड चिन्ह या रूप तय करना, निर्धारित करना, वो मानक वर्तनी है। बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली है। और लिपि क्या है? लिपि किसी चीज को चिन्ह के रूप में लिखने के ढंग होता है, यानी निश्चित किया गया जो चिन्ह है उस चिन्ह को लिखने का तरीका है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ। और व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखना सिखाता है। व्याकरण के कितने अंग है? व्याकरण के 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उम्मीद है आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।